नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MS एकेडमी में, जहां आजकल हम लोग AC एनालिसिस कर रहे हैं। तो AC एनालिसिस बोले तो हमने काफ़ी कुछ जो है जो मौलिक पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि वास्तव में देखें तो AC एनालिसिस, जिसे हम बोलते हैं सर्किटल एनालिसिस ऑफ AC, ठीक है, वो अब शुरू होने वाला है। तो आप हेडिंग लिख सकते हो सर्किट एनालिसिस या सर्किटल एनालिसिस ऑफ सर्किटल एनालिसिस ऑफ एसी। एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है सर्किटल एनालिसिस ऑफ एसी, वो आज से शुरू होगा। यानी कि अब तक हमने क्या डिस्कस किया? अब तक हमने डिस्कस किया कि एसी क्या होता है, और एसी और डीसी में थोड़ा बहुत कुछ अंतर हमने समझा। मैं बताया था एसी और डीसी का जो डिफरेंस है हम लोग पूरे एसी भर करते रहेंगे, लास्ट दिन हम उसको कंक्लूड करेंगे। यानी कि एक जो है मूर्त रूप देंगे और एक ही जगह पर बताएंगे। पर डे कुछ न कुछ अंतर आपको मिलता रहता है, ठीक है। चलिए, दूसरी बात, आपने ये समझा कि एसी और डीसी में अंतर क्या है। उसके बाद आपने देखा कि एसी कैसे बदलता रहता है, डीसी कांस्टेंट रहता है। फ्रीक्वेंसी किसका होता है और किसका जीरो होता है, एसी और डीसी में आपने देखा। तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एसी की होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। उसके बाद टाइम पीरियड भी देखा आपने, एम्पलीट्यूड देखा, रिप्रेजेंटेशन देखा कि किसी भी वैल्यू को, यानी कि किसी भी वैल्यू ऑफ एसी को, चाहे वो करंट हो चाहे वो वैल्यू वोल्टेज हो, दोनों विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करते हैं। और उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी। ये भी पॉइंट आपने देखा कि जो साइन और कोसाइन होता है, यही केवल दो फंक्शन होते हैं किसी एसी के लिए, ठीक है। यानी एसी साइनसॉइडल फॉर्म में होता है, या तो साइन फॉर्म में या तो कोसाइन फॉर्म में। उसके बाद जो डिस्कस किया था हमने, वो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का डिस्कस किया था। यानी कि आरएमएस क्या होता है और एवरेज क्या होता है। वहां से आपने क्या देखा था कि जो आरएमएस वैल्यू होता है, एक्चुअली जो आरएमएस होता है, वो जो मैक्सिमम होता है उसका √2 होता है, समझ लीजिए। यानी आई आरएमएस इज इक्वल टू आई मैक्सिमम अपॉन √2। या यदि आपको आई आरएमएस दिया हो तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई मैक्सिमम भी मिल जाता था। इसी तरह से हमने एवरेज देखा था कि किसी एसी वोल्टेज या किसी एसी करंट, यानी एसी का जो एवरेज होता है वो 0 होता है। लेकिन हमने बताया था किसी हाफ टाइम पीरियड के लिए, हाफ टाइम पीरियड बोले तो या तो पॉजिटिव हाफ के लिए या तो नेगेटिव हाफ के लिए, दिस वन इज कॉल्ड पॉजिटिव हाफ एंड दिस वन इज कॉल्ड नेगेटिव हाफ। किसी एक के लिए हमने उसको भी निकाल के आपको दिखाया था कि उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो सकती थी। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था एक्चुअली वो ये था कि जब हम किसी सर्किट में एल लगा दें, रजिस्टर के साथ एल लगा दें, यानी कि रजिस्टर और इंडक्टर लगा दें, ठीक है, तो वो चार्जिंग और उसके डिस्चार्जिंग का पॉइंट हमने डिस्कस किया था। और ये आपने देखा था कि चाहे वो इंडक्टर हो या वो हो कैपेसिटर, इन बोथ द केसेस क्या होता है, दोनों ही दशाओं में इसमें जो है, इसमें ये करंट का इक्वेशन और इसमें चार्ज का इक्वेशन आपको निकाला गया था, और दोनों हमने निकाल के दिखाया था। इसमें जो करंट का इक्वेशन आता है आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ये राइजिंग ऑफ करंट का इक्वेशन होता है। सिमिलरली इसमें क्या हो रहा था, इसमें आपने देखा था चार्ज हो रहा था, यानी Q इज इक्वल टू Q नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ये है आपके चार्जिंग का, ये चार्जिंग का है और ये भी चार्जिंग का है। डिस्चार्जिंग के लिए बस आ रहा था आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। एकदम सिमिलरली यहाँ पे Q इक्वल टू Q नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ। अंतर केवल ये था कि इसका टाइम कांस्टेंट और इसका टाइम कांस्टेंट वेरी कर रहा था। इसका टाइम कांस्टेंट जो टाउ है उसको हम लोग लिखते हैं L बाई आर, और इसका जो टाइम कांस्टेंट है टाउ उसको हम लोग लिखते हैं R इंटू सी। ये RC होता है टाइम कांस्टेंट। मैं बताया था जितना ही टाइम कांस्टेंट कम है उस सर्किट उतना ही जल्दी चार्ज हो जाएगा, या बोले कि कैपेसिटर या इंडक्टर उतना ही जल्दी चार्ज हो जाएगा और डिस्चार्ज भी उतना ही जल्दी हो जाएगा। इतना अगर बेसिक आइडिया आपको हो गया है तो आप योग्य हो गए हैं सर्किटल एनालिसिस करने के लिए। यदि इन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि आप उसमें पीछे हैं आप, तो प्लीज go through the previous slides, go through the previous videos and understand all the concepts. Now the circuital analysis is being started. ठीक है, तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं सर्किटल एनालिसिस ऑफ एसी। इसमें हम लोग देखेंगे
कि किसी भी एसी सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। तो जो एलिमेंट हो सकता है एक्चुअली वो या तो रजिस्टर हो सकता है, या तो इंडक्टर हो सकता है, या फिर हो सकता है कैपेसिटर। रजिस्टर बोले तो आर, इंडक्टर बोले तो आर, कैपेसिटर बोले तो सी। ये दोनों एंड्स हैं और ये तीनों के तीनों ऐसे एलिमेंट हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ये भी जो है कि करंट इधर से फ्लो हो सकती है, इधर से फ्लो हो सकती है, दोनों दशाओं में। यानी कि तीनों के तीनों ही बाइलेटरल एलिमेंट हैं। बाइलेटरल, LATERAL, बाइलेटरल एलिमेंट। बाइलेटरल एलिमेंट बोले तो यानी कि किसी भी कैपेसिटर में इधर से भी करंट फ्लो हो सकती है, इधर से भी करंट फ्लो हो सकती है। फ्लो ऑफ करंट को ये बदलेगा नहीं यदि हम एंड्स को बदल दें। यानी कि किसी सर्किट में सपोज करिए, किसी सर्किट में हम एसी लगा दी, इसमें लगाया है कैपेसिटर, ठीक है, या इंडक्टर या फिर रजिस्टर, करंट इधर से फ्लो करें तो 5 एम्पियर यदि फ्लो हो रही है, इनके एंड्स को चेंज कर दें तो भी 5 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। आप बताइए, इसलिए हम इनको बोलते हैं बाइलेटरल एलिमेंट्स। दोज एलिमेंट्स which has the same nature or which has the same property of flow of current from their either side is called bilateral element। जैसे कि अगर आप कोई डायोड ले लेते हो, सपोज करिए डायोड का बृहद स्टडी हम लोग करेंगे जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लास्ट चैप्टर है आपके पूरे फिजिक्स का, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में कि आप डायोड पढ़ेंगे। डायोड क्या होता है कि यदि डायोड को ये पॉजिटिव है, ये एंड है, नेगेटिव एंड है, तब इसको हम बोलते हैं कि ये जो है कि बायस्ड है। ये कौन सा बायस्ड है, ये बोलेंगे आपकी जो फॉरवर्ड बायस्ड है। और ये जब फॉरवर्ड बायस्ड है तो केवल ये इधर से लेके इधर करंट है, यानी कि एनोड से लेके कैथोड तक ही करंट को कैरी करता है। करंट केवल इस दशा में फ्लो कर सकती है, इस डायरेक्शन में करंट कभी नहीं फ्लो होती है। इसलिए ये एलिमेंट बाइलेटरल एलिमेंट नहीं कहा जाता है, इसको हम यूनिलेटरल एलिमेंट कहते हैं। याद रखिएगा, एक टर्म बाइलेटरल एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए बताया क्योंकि मैं बात बीच बीच में यूज करता रहूंगा, फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे ये बाइलेटरल क्यों बोल दिया गया, ठीक है। तो इसलिए आप समझ जाइए बाइलेटरल क्या है। सर्किटल एनालिसिस में मैं बता रहा था RLC। हम अब सर्किट लेंगे और सर्किट में इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि करंट और वोल्टेज है कहाँ, कितना है। यानी कि सपोज करिए हमने कोई सर्किट बना दिया, अब AC है, यानी कि जो पोटेंशियल देंगे वो AC रहेगा, समझ रहे हैं। अब AC से हम प्लग इन करेंगे उसको, उसमें हम सपोज करिए रजिस्टर ले लिए और यहाँ पे AC सर्किट दे दिए, AC, ठीक है। तो ये एक सर्किट बन गया, इसको बोल देंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। समझ पा रहे हैं, इस सर्किट को हम बोलेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये 220 वोल्ट AC है, ठीक है। इसका प्लस माइनस क्या दिखाना आपको पता ही है, हमेशा रिवर्स करते रहते हैं पोलैरिटी, ठीक है, प्लस माइनस। ये रेजिस्टिव प्योरली, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें वोल्टेज के अलावा केवल और केवल एक रजिस्टर लगा हो, उसे हम बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सारे पॉइंट्स आपको समझना है। अगर रजिस्टर न लग के यदि हम वहीं पे कैपेसिटर लगा दें, ठीक है, और इसको पोटेंशियल 220 से जोड़ दें AC से, ठीक है, AC 220 वोल्ट, ठीक है, तो और ये L है। अब इस जो सर्किट है, इस सर्किट को हम बोलते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। दिस इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, दिस इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। एंड व्हाट अबाउट द कैपेसिटर? When a capacitor is connected with a 220 volt AC without using any other element, 220 volt AC, ठीक है, समझिए ये C है। यानी कि जैसे ही हम, ये इंडक्टिव था, ये इंडक्टिव है, ये रेजिस्टिव, तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट कैपेसिटिव होगा, सबको पता है। तो इसे बोलेंगे प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, इसको बोलेंगे प्योरली कैपेसिटिव। प्योरली कैपेसिटिव प्रैक्टिकली होता क्या है, यदि केवल इनको आइडियली समझिए। आइडियली क्या होता है कि ये रेजिस्टर का मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है, इसमें कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू 0 होती है आइडियली। प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोई इंडक्टर प्योर हो ही नहीं सकता, कोई इंडक्टर प्योर नहीं हो सकता बोले तो इसमें कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस होगा, ये कुछ ना कुछ करंट को फ्लो करेगा। यदि प्योरली का मतलब क्या हुआ
प्योरली का मतलब इधर से करंट जाएगा और यहाँ कोई अपोजिशन ऑफ करंट नहीं होगा, समझ पा रहे हैं आप? केवल जो इंडक्टिव नेचर है उसके वजह से कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। आप देखेंगे आगे चल के, मैं प्रूव भी करूंगा, इसमें कोई एनर्जी, आइडियली कोई एनर्जी वेस्ट ही नहीं होगी, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी। सेम केस इज देयर विद द कैपेसिटेंस एज वेल। इन बोथ द केसेस वी विल से व्हाटलेस करंट, द कंडीशन ऑफ व्हाटलेस करंट हैज टू बी स्टडीड, उसको पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया प्योरली वाला कंसेप्ट आपको, ये प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव। अब क्या करेंगे, जैसे अब तीन दशाएं हो सकती हैं, तीनों को इंडिविजुअली लगाते हैं। दूसरी दशा क्या हो सकती है, दो दो का पेयर लेकर लगाएं, इन दोनों को ले लें या इसको ले लें और इसको ले लें, समझ पा रहे हैं? यानी क्या ले सकते हो आप, आर ले सकते हो, ऐसे आर और एल साथ में लगा दें और 220 वोल्ट से जोड़ दें। दिस इज आल्सो वन ऑफ द सर्किट, इजंट इट? तो इसे बोलेंगे रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट, रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट। या आप ले सकते हो आर और साथ में ले सकते हो कैपेसिटर, और इसको आप क्या बोलोगे, मैं एसी से कनेक्ट कर रहा हूं, 220 वोल्ट एसी सारी है, ठीक है, 220 वोल्ट एसी है। देखिए ये बीच में ऐसे करके ऐसे दे देना ही ये एसी को डिनोट करता है, समझ रहे हैं? यानी वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डीसी को हम ऐसा नहीं देते हैं, डीसी को हम इस तरह से जो है एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और एक तरफ नेगेटिव, दिस शोज द एसी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और 220 वोल्ट में लिख दे रहा हूं, यानी 220 वोल्ट इसको क्या बोलेंगे, एसी सोर्स है, वो ईएमएफ का सोर्स है। तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, जो पॉइंट समझने का है वो ये है कि ये इंडिविजुअल हो गया, ये दो दो का हो गया, ये आरएल हो गया, इसे हम आरसी बोलेंगे, और एक और कंडीशन बन सकता है इन दोनों को लेके, ठीक है। और है मतलब इंडक्टर ले लिया और साथ ही साथ कैपेसिटर हो गया, इसको हमने जोड़ दिया 220 वोल्ट एसी के साथ जो है जोड़ दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली ये एल है ना, एल और सी, इसे हम जब आप देखेंगे ये जो है कि इसको हम लोग बोलते हैं एलसी ऑसिलेटर, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एलसी ऑसिलेटर, इस पे विशेष फोकस करना है हम लोग को, ठीक है, एलसी ऑसिलेटर। अब एक और दशा बच गई है, यानी वन ऑफ द कंडीशन इज लेफ्ट अगेन। यदि आप में से कोई बता दे तो मुझे और प्रसन्नता होगी। क्या हो सकता है और कॉम्बिनेशन, एक ऐसा सर्किट जिसमें ये तीनों पाए जाएं, उसे हम लोग बोलते हैं एलसीआर सर्किट। कौन सी सर्किट, एलसीआर सर्किट, यानी आर एल एंड सी, ये तीनों जो है एक साथ विद्यमान हो किसी सर्किट में, इसको बोलते हैं हम लोग एलसीआर सर्किट। तो हमें वन बाय वन इनकी स्टडी करना है, दिस 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 एंड दिस, या हम कर सकते हैं इसको 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 फिर इसको, यानी सबसे पहले जो तीन होगा, तीन जो क्रम होगा, पहला दूसरा तीसरा, ये फिक्स है। इनको आप पहले इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, फिर मैं चाहूं तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, फिर इंडिविजुअल जो है दो दो का पेयर लेके कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है प्रोसीजर बनने का। इसे ऐसा स्टडी करना, करंट किस में लीड करेगी, लैग करेगी। अभी तो आपको ये भी नहीं पता है कि लीड और लैग का कंसेप्ट क्या होता है, वो सारा हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वाले से, एंड दैट इज द रेजिस्टिव प्योरली रेजिस्टिव। ये प्योरली नहीं है, देखिए ये प्योर है, तीनों प्योर है। तो पहले प्योर को हम लोग खत्म करेंगे, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे आरएलसी को, फिर इन इंडिविजुअल्स को, इनको दो दो वाले जो पेयर हैं उनको। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला वो है आपका प्योरली, हेडिंग आप पुट कर सकते हो, एनालिसिस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सो यू कैन पुट द हेडिंग प्योरली एनालिसिस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि प्योर रूप से एक रेजिस्टिव सर्किट है, उसकी एनालिसिस आप करने जा रहे हो, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि करंट और वोल्टेज की जो है दशा क्या है। अभी मैं एक सर्किट बना रहा हूं, वो सर्किट वही सर्किट जो यहाँ पे हमने बनाया था। ये रहा आपका एक बार प्योरली रेजिस्टिव, एक रजिस्टर रहा प्योर एंड प्योर, ठीक है। इसको हमने जोड़ दिया है किसी एक 220 वोल्ट एसी से। ये 220 वोल्ट एसी है, 50 हर्ट्ज की है, ठीक है। जो भी हम लोग एसी लेंगे अभी फिलहाल 50 हर्ट्ज होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज है, ठीक है। 220 वोल्ट एसी, और ये रहा आपका आर, ये रजिस्टर रहा। होता क्या है आपको भी पता है कि यदि एसी है तो एसी का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये वोल्टेज है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। सपोज करिए हमको ई दे दें अगर, तो ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सपोज करिए ये आपका एसी है, एसी रिप्रेजेंटेशन यही होता है ना, वी भी लिख सकते हो आप, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी।
ई नॉट और वी नॉट एक्चुअली क्या होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी एसी वोल्टेज की, ठीक है। ये आपका वोल्टेज रहा, यदि सपोज करिए इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, इसका इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, आ रहा है, और वोल्टेज कितना वी है, कितना करंट फ्लो करेगा वो बताइए। ये वोल्टेज रहा, सर्किट का वोल्टेज है, सर्किट वोल्टेज है, ईएमएफ है, कितनी करंट फ्लो करेगी वो होता है आपका ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ कहता है I इक्वल टू वी बाई आर, तो V अभी क्या है E बाई आर। अब बताइए हमको E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू तो E नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हो E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी अपॉन आर, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी कि जो आपको मिल रहा है E इज इक्वल टू आपको मिल रहा है करंट है ना, वेरी सॉरी, ठीक है, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। क्या हम इसको एक नए टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये आई का है और आई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यदि आपको याद हो एसी में I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम लोग एसी में करंट का जो रिप्रेजेंटेशन बताया गया था, आपको बताया गया था यहाँ आई नॉट होता है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो हम इस ई नॉट बाई आर को क्या हम ई नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं, जी बिल्कुल आप रिप्लेस कर सकते हो। सो द वैल्यू विल बी आई इज इक्वल टू आई नॉट एंड दिस विल बी साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। यानी देखिए मैं कभी कभी ओमेगा के जगह पे ओमेगा नॉट लिख दे रहा हूं, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ओमेगा नॉट क्या है ओमेगा क्या है, अभी सब कुछ ओमेगा ही है, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये रहा करंट का इक्वेशन, दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन, या कह सकते हो आप सोर्स का इक्वेशन है, ये वोल्टेज है, ठीक है। ये क्या रहा, ये वोल्टेज इक्वेशन है, और ये रहा आपका करंट इक्वेशन, ठीक है। दोनों एसी है, एसी वोल्टेज इक्वेशन, एसी करंट इक्वेशन, ठीक है। यानी कि एसी भी सिनुसाइडल रहा, वोल्टेज भी सिनुसाइडल रहा, और करंट भी सिनुसाइडल रहा। करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है, सेम फेज बोले तो ये भी साइन ओमेगा टी है और ये भी क्या है साइन ओमेगा टी है, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। और आई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई है, आई नॉट की वैल्यू हो गई है ई नॉट मैक्सिमम अपॉन के कैपिटल आर, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये रहा करंट और ये रहा आपका वोल्टेज, वोल्टेज से ही हमने करंट को डेवलप कर लिया। अभी थोड़ा सा बड़ा बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि इजी है इसलिए इजी लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं समय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसके जाने बगैर आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए ये इतना आपका कंप्लीट हुआ। अभी मैं देखता हूं एक टर्म आता है, वो होता है फेजर डायग्राम। तो आप हेडिंग डाल लीजिए फेजर डायग्राम, और उसको देखते हैं हम कि फेजर डायग्राम, मैं इसको इरेज करता हूं। ये वाला इक्वेशन आप याद रखिएगा, और डेराइव कैसे हो रहा है वो विधि आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, यही था, बस इतना याद रखना है। यानी कि यहाँ 220 वोल्ट एसी जो लगी है, ठीक है, उसको लगे रहने दीजिए। आ जाइए एक हेडिंग डालिए फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम क्या है, बड़ा ही जरूरी है समझना आपको कि आखिर फेजर डायग्राम होता क्या है। आप जिस भी स्तर पर चले जाएं, चाहे वो बीटेक स्तर हो, डिप्लोमा स्तर हो, या जो भी बीई स्तर हो, फेजर डायग्राम यदि आप समझे हैं तो चीजों को एनालाइज करना जरूरी होता है। ट्रांसफार्मर में देखेंगे, ट्रांसफार्मर में फेजर डायग्राम बनाएंगे नो लोड पे, ट्रांसफार्मर में बताएंगे हम लोग फुल लोड पे, फेजर डायग्राम से ही बताएंगे। फिर मोटर में बताएंगे आपको इंडक्शन मोटर का, सिंक्रोनस मोटर का, ठीक है, डीसी मोटर का, सब फेजर डायग्राम से। इसी प्रकार से आपको जो है कि जनरेटर में भी, जनरेटर में नो लोड पे, फुल लोड पे, जनरेटर भी आप क्या पढ़ेंगे, तो जनरेटर में भी, अल्टरनेटर में भी आप फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम होता क्या है एक्चुअली, इसको तो समझें, इसलिए बहुत जरूरी है, मैं इसलिए इसका स्कोप बता दिया आपको। चलिए फेजर डायग्राम क्या होता है। तो फेजर डायग्राम एक्चुअली क्या है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक्चुअली, जो जिसमें हम रोटेटिंग वेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। फेजर डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर विच शोज द क्वांटिटी ऑफ एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे, सपोज करिए अभी जो हमारा, अभी समझिए
अभी जो हमारा करंट है, अभी जो हमारा वोल्टेज आ रहा था सभी, अभी V इज इक्वल टू क्या था, V इज इक्वल टू ई से हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। E इज इक्वल टू क्या था, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और जो करंट आ रहा था I इज इक्वल टू क्या था, ई नॉट अपॉन आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अंतर क्या था, इसमें आर नॉट से डिवीजन हो गया था। दैट मीन्स जो करंट की वैल्यू थी, आप सपोज करिए इन टोटल की वैल्यू 5 वोल्ट है और आर की वैल्यू 2 ओम है, आर की वैल्यू 2 ओम है, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2, यानी 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। यानी वोल्टेज अधिक है, करंट कम है, लेकिन दोनों एक ही फेज में है। द पॉइंट इज वेरी सिंपल। यहां समझिए, ये साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ आ जाता, प्लस माइनस पाई, तो हम लोग बोलते हैं लीडिंग या लैगिंग, लीडिंग और लैगिंग आ जाता करंट। तो अभी इसको दोनों क्या है, दोनों सेम फेज में है, इंडक्टिव में दोनों सेम फेज में है। तो क्या बनाएंगे आप, यदि आप चाहें तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। देखिए, उम्मीद है आप बिल्कुल हमसे सहमत होंगे। वोल्टेज है V इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए कैसे बना रहे हैं, ये रहा आपका वोल्टेज, ठीक है, ये वोल्टेज रहा, ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये रहा आपका वोल्टेज जो है, ये ई रहा, और ये जो वैल्यू है आपकी, ये ई नॉट की वैल्यू है, कितने की है, ई नॉट की। ई नॉट मतलब ईएमएफ का वो मैक्सिमम पार्ट, ये मैक्सिमम को ई नॉट बोलते हैं। आप बताइए, जो आपका करंट आ रहा है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, वो ई नॉट बाई आर आ रहा है, यानी कि ई नॉट से छोटा ही आएगा। ये यदि डिवीजन होता है तो वो ई नॉट से छोटा ही आएगा, दैट्स फुल एंड फाइनल। तो होगा क्या कि हम इसी फेज में रहेंगे, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी, यानी कि कुछ इस तरह से। देखिए, मैं इसको डॉटेड बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यानी कि ये जो रहा, ये इक्वेशन रहा V का, E का, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो डॉटेड है वो है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझिएगा, बड़ा ही जरूरी है समझना। ये है आपका पाई और ये है आपका 2 पाई, पाई मतलब 90 डिग्री, और ये है पाई/2 मतलब, और ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, एक्चुअली ये पाई/2 है। पाई/2 पे साइन मैक्सिमम होता है, साइन पाई/2 का मान 1 होता है, पाई/2 मतलब 90, साइन 90 का मान 1 होता है। उस दशा में आई मैक्सिमम होगा, आई नॉट के बराबर होगा, और आई भी मैक्सिमम होगा, और वो होगा ई नॉट, आई नॉट के बराबर होगा। ये रहा आपका आई नॉट। यदि हम चाहें तो इन्हीं लाइनों को आगे तक प्रोसीड कर दें, इन्हीं लाइनों को चाहे तो हम आगे तक प्रोसीड कर दें, आई नॉट वाली लाइन को और ई नॉट वाली लाइन को। तो चाहे तो हम आगे तक इनको प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आगे तक हम प्रोसीड करेंगे, ये हमको समझ में आ रहा है कि इन्हीं पे जो हमारा वेक्टर है वो फ्लो कर रहा है, यानी कि जो है कि इन्हीं इतना ही में वैरी कर रहा है। यानी कि यहाँ हम ले लें, अगर उनका अगर ओरिजिन की बात करें, तो जो अपना करंट है और जो वोल्टेज है, दोनों सेम, दोनों बोथ आर इन द सेम फॉर्म, बोथ आर इन द सेम। यानी यदि हमारा यहाँ वोल्टेज है, सपोज करिए ये वोल्टेज रहा, तो इसी फेज में करंट भी रहेगा, लेकिन इससे कम बोले तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, दोनों सेम फेज में है। समझिए, ये ही इसी को हम लोग रोटेटिंग वेक्टर बोलते हैं। यही फेजर डायग्राम है, इसी को रोटेटिंग वेक्टर। अब ये जो दोनों वेक्टर है, ये ई नॉट रहा है, ये ई की वेक्टर है और ये आई का वेक्टर है। ई वेक्टर एंड आई वेक्टर एक्चुअली ये वेक्टर नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग इनको रोटेटिंग वेक्टर का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये आई और जो ई है, दोनों सेम फेज में है। दोनों यदि बदलते हैं, इनका मैग्नीट्यूड घटता या बढ़ता है। सपोज करिए यहाँ पे है, सपोज करिए ये घटता ये बढ़ता है। सपोज करिए यहाँ तक ये जो व्हाइट है ये करंट है, और व्हाइट प्लस जो ब्लैक है वो वोल्टेज है आपका। वो अगर बदलेगा भी तो दोनों साथ बदलेंगे। ये देखिए, इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये करंट यहाँ पे, वोल्टेज यहाँ पर और करंट यहाँ पे। यदि वो इस रूट में जाते हैं, इधर इस डायरेक्शन में भी जाते हैं, तो उनका क्या होगा, वो सेम ही डायरेक्शन में रहेंगे, हमेशा सेम फेज में। नीचे भी जाएंगे तो क्या होगा, दे विल बी इन द सेम फेज ओनली, ठीक है। तो नीचे और ऊपर दोनों वो रह सकते हैं, ठीक है। ये चीज है आपको बताने के लिए।
ठीक है, उम्मीद रखता हूँ थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा फेजर डायग्राम। एक्चुअली केवल एक फेजर डायग्राम हमने बनाया है, अभी बहुत सारे फेजर डायग्राम आपको बनाने हैं। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूँ जो कंसेप्ट था वो ये था। थोड़ा सा जो कंसेप्ट है लीडिंग और लैगिंग का वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, लीडिंग और लैगिंग का कंसेप्ट क्या होता है, किसमें लीड और किसमें लैग करता है, वो तो बात की बात है। तो कोई पूछता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट में जो है कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, इन्हीं को हम फेजर डायग्राम कहते हैं। अभी आगे बहुत पढ़ेंगे फेजर डायग्राम। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया फेजर डायग्राम तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। अभी जो बता रहा हूं वो पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ये रहा, यदि ये वोल्टेज है, सपोज करिए ये वोल्टेज रहा, ये वोल्टेज है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और जो करंट है द करंट द अमाउंट ऑफ करंट, ये थोड़ा सा बाद जो है, यदि थोड़े बाद में शुरू होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे कुछ शुरू होता है। ठीक है, ये रहा, समझ रहा है बात को। ये करंट है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों एक्चुअली क्या है, दोनों सेम फेज में है। मैं इक्वेशन बताऊंगा इसकी कल, नहीं मैं आज ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। I इज इक्वल टू कब आता है लीडिंग, कब आता है लैगिंग, वो चीज अभी समझिए। करंट को I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस एक फाई टर्म आता है, मैं कल इसको बता दूंगा फाई वाला, क्योंकि करंट के लिए इंडक्टर के लिए कुछ अलग आएगा। इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, कैपेसिटर के करंट में करंट लीड करता है, इतना बस याद रखिए। अभी समझिए करंट और वोल्टेज में कौन आगे है, विच वन इज अहेड, करंट या वोल्टेज। अभी करंट आगे है, करंट आगे बोले तो इसको बोलेंगे कि लीड कर रहा है। जो भी आगे है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, अभी देखिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो आगे है उसको हम लोग बोलेंगे लीड कर रहा है, और जो पीछे है उसको बोलेंगे लैग कर रहा है। तो टाइम t इज इक्वल टू देखिए ये यहाँ आ जाएगा, ये इसको अगर हम टाइम t पे निकालें तो ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, यदि किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम ये देखें कि कौन सा आगे चल रहा है, विच वन, यानी दोनों फेज, एक करंट वेव और वोल्टेज वेव, जो आगे चल रहा है उसको बोलेंगे वो लीड कर रहा है, जो पीछे चल रहा है उसको बोलेंगे हम लैग कर रहा है। लीडिंग और लैगिंग इतना ही है, यानी कि जब एक लीड कर रहा है बाय डिफॉल्ट दूसरा लैग कर रहा है, और जैसे ही दूसरा लैग कर रहा है पहला लीड कर रहा है। लीडिंग एंड लैगिंग बोथ हैपेंस साइमल्टेनियसली, दोनों साइमल्टेनियसली होता है। यदि आगे चल रहा है तो लैगिंग नहीं लीडिंग, जो आगे है उसे लीडिंग बोलेंगे और जो पीछे है उसको क्या बोलेंगे, लैगिंग। ठीक है, तो लीडिंग और लैगिंग का कंसेप्ट आज का नहीं है, यह लीडिंग और लैगिंग का कंसेप्ट कल है। मैं दिखाऊंगा आपको कि जो करंट होता है इंडक्टेंस के केस में लैग करता है, यानी करंट वेव पीछे चलेगी, वोल्टेज वाला आगे चलेगा। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो करंट इंडक्टेंस है उसमें जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या के केस में हम लोग देखेंगे कि जो अपना करंट है वो लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है इंडक्टेंस के केस में। कैपेसिटेंस के केस में उल्टा होता है, ठीक उल्टा, उसमें करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। तो वहां देखेंगे हम कि जो करंट है वो लीड करेगा, यानी करंट ऊपर रहेगा, और वोल्टेज लीड करेगा यानी वोल्टेज नीचे रहेगा। तो थीटा की वैल्यू जो है वो बताएगा, थीटा 0 से लेकर 90 होगा कि थीटा 0 से लेकर -90 होगा। ये सारे पॉइंट हम लोग समझेंगे कब, कल। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों एक साथ खत्म करेंगे, प्योरली इंडक्टेंस प्योरली कैपेसिटेंस। साथ ही ये देखेंगे कि इनकी एनर्जी कितना लेते हैं, उसको हम लोग 0 पाएंगे, वाटलेस कंडीशन होती है। तो उम्मीद रखता हूं आज का सेशन थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया ही होगा, 100% ना आया कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। फेजर डायग्राम कुछ होता है, इतना तो समझ में आ गया, फेजर डायग्राम होता है, प्योरली जो रेजिस्टिव सर्किट होता है वो क्या होता है वो भी समझ गए होंगे। उम्मीद रखता हूँ पूरा सेशन आपको पसंद आएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए कि सर्किटल एनालिसिस शुरू हो चुका है, इसी का जुड़िए और जुड़कर ज्ञान जो है कि आनंद उठाइए जो है क्लास का। तो थैंक यू वेरी मच।